मैं आपका मेंटर गाइड डॉक्टर कुमार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्या कि बीपीएससी एग्जाम में लिविंग वर्ल्ड सजीव जगत से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखने से क्या, इस क्वेश्चन की जो देख है इससे दो तीन संभावनाएं हैं। ठीक है, एक संभावना क्या है कि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है कि इससे मिला जुला जो मैं आपसे इससे रिलेटेड थोड़ी क्वेश्चन करवाऊंगा उस पोर्शन से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इसके आसपास जो अराउंड में है उससे क्वेश्चन आते रहते हैं बीपीएससी में। ठीक है, ये बहुत कुछ इसमें भी संभावना है क्या कि सेम टू सेम क्वेश्चन भी आ जाए। ठीक है, इसको आप देख लेंगे, बहुत छोटा सा वीडियो होगा लिविंग वर्ल्ड से सजीव जगत का, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। यदि दो चार क्वेश्चन भी इससे आ जाते हैं, एक दो क्वेश्चन भी आते हैं, आप यदि सही कर लेते हैं तो बहुत फायदा होगा। ठीक है, जो पढ़ा है बात से। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आया था। सबसे पहला देखिए 68 बीपीएससी में क्वेश्चन एक आया था। क्या था? लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं और डैश एक साथ रहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में देखिए ये क्वेश्चन है, इन लाइकेन एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर एंड डैश लिव टुगेदर। ठीक है, कि क्लोरोफिल कंटेनिंग एक पार्टनर है और एक दूसरा पार्टनर है, दोनों एक साथ रहते हैं। तो ये जो लाइकेन है ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइकेन। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि इसके बाद इसका आंसर देखेंगे। पहले इससे रिलेटेड थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। ये देखिए डायग्राम है लाइकेन का। ठीक है, ये लाइकेन का डायग्राम है। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कि लाइकेन क्या है। ये जो लाइकेन है आपका, लाइकेन जो ये लाइकेन है एक कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है। एक कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है जो कि कवक फंगस और शैवाल एल्गी से मिलके बनता है। ठीक है, ये दोनों का एक कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है, दो ऑर्गेनिज्म को मिलके बनता है, कवक फंगस और शैवाल एल्गी। उसी में दिखा यहाँ पे है आपका, ये जो कवक जो है कौन कौन से हो सकते हैं? एस्कोमाइसिटी और बेसिडियोमाइसिटी हो सकते हैं। ठीक है, और शैवाल में एल्गी में साइनोबैक्टीरिया हो सकता है। ये जो है इनके सहचारी के परिणाम स्वरूप ये बनता है। दोनों घटक परस्पर एक इस प्रकार रहते हैं कि एक सुका या थैलस बना लेते हैं, दोनों एक साथ एक थैलस बना लेते हैं। उसमें अंतर करना मुश्किल है। आप देखिए ये डायग्राम है, इसमें आप अंतर नहीं कर सकते हैं कि कौन सा फंगस है और कौन सा एल्गी है। ठीक है, ये बोलने का मतलब है। और देखिए इसके बारे में और देखिए पॉइंट कि कहाँ पाए जाते हैं। तो लाइकेन जो है कॉस्मोपॉलिटन है, विश्वव्यापी है। यह विभिन्न स्थानों आधारों पे जैसे पेड़ों के तने, दीवारें, चट्टानें, मृदा आदि पर पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके बारे में देखिए और है कि ये जो है सहचारी की प्रकृति क्या है, ये जो नेचर ऑफ एसोसिएशन क्या है इनका। ठीक है, इसमें से जो एक पार्टनर है, देखिए इसमें से जो ये कवक घटक को माइक्रोबायोन्ट बोलते हैं और जो शैवाल का घटक होता है उसको फाइकोबायोन्ट बोलते हैं। ये जो दोनों ऑर्गेनिज्म है एक साथ, इसमें एक दोनों घटक का अलग अलग नाम है। तो ये देखते हैं क्या कि ये किस प्रकार का एसोसिएशन है दोनों का, ये जो नेचर ऑफ एसोसिएशन क्या है, प्रकृति क्या है सहचरी की। तो लाइकेन थैलस एक प्रकार से परस्पर सहजीविता का उदाहरण है। ठीक है, परस्पर सहजीविता का उदाहरण है। ठीक है, परस्पर शैवाल द्वारा कवक को भोजन की आपूर्ति की जाती है, एल्गी के द्वारा फंगस को भोजन फूड दिया जाता है और बदले में कवक द्वारा शैवाल को सुरक्षा, जल, नाइट्रोजन वाले पदार्थ एवं खनिज लवण प्रदान किए जाते हैं। शैवाल जो है वो कवक को भोजन देता है, भोजन बना के देता है, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होता है तो फोटोसिंथेसिस करके शैवाल भोजन बनाता है। ठीक है, और कवक क्या करता है बदले में? ये भोजन नहीं बना सकता, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, तो ये उसको एल्गी को, शैवाल को कवक जो है सुरक्षा, जल, नाइट्रोजन आदि वाले पदार्थ एवं खनिज लवण प्रदान करते हैं। ठीक है, ये सिम्बायोटिक रिलेशन है, दोनों एक दूसरे के लिए यूजफुल है। तो सिम्बायोटिक रिलेशन है, सिम्बायोटिक रिलेशन है, सहजीविता है। ठीक है, लाइकेन का आर्थिक महत्व भी देखिए कैसे है। चट्टानों का क्षरण करके मृदा में परिवर्तित कर देता है, मिट्टी बनाने में, मृदा बनाने में इसका रोल है। देखिए दूसरा एक इंपॉर्टेंट रोल है ये कि सल्फर डाइऑक्साइड की सूक्ष्म मात्रा में इनकी वृद्धि पर फर्क पड़ता है। यदि SO2 थोड़ा सा भी रहेगा, सल्फर डाइऑक्साइड यदि थोड़ा सा भी है तो इनके ग्रोथ पे अंतर पड़ता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड से इनके ग्रोथ पे अंतर पड़ता है और अतः यह वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक हैं। प्रदूषित क्षेत्रों में ये विलुप्त हो जाते हैं, ये गायब हो जाते हैं। SO2 की मात्रा बढ़ेगी तो लाइकेन गायब हो जाएंगे, तो ये इंडिकेटर हो गया। ठीक है, लाइकेन जैसे स्टोन मशरूम खाने के काम आते हैं। ठीक है, दवाइयों के रूप में दवाइयां बनाने के काम में आता है, परफ्यूम बनाने के काम में आता है। ये कहना है कि ये जीव लाइकेन जो है वातावरण के लिए तो महत्वपूर्ण है, इसका इकोनॉमिक महत्व भी है। तो लाइकेन का दोनों तरह का महत्व है। और देखिए क्वेश्चन जो ये आया था, तो लाइकेन जो है किसका एसोसिएशन है? तो क्लोरोफिल युक्त जो पार्टनर हो जाएगा वो हो जाएगा शैवाल, ये शैवाल हो जाएगा क्लोरोफिल युक्त पार्टनर और दूसरा पार्टनर है कवक। तो आंसर हो जाएगा ए, आंसर है ए। ठीक है, इसमें भी इंग्लिश में देखिए अलगस और फंजाई, ये क्लोरोफिल है इसमें और ये फंजाई, तो आंसर है ए। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या आया हुआ है सजीव जगत से। ठीक है, 67th बीपीएससी में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वो है किसकी मदद से? इसका देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कन्वर्टेड इनटू यूजफुल सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ। तो अब देखिए कि इसका आंसर है कि आंसर मैं देखता हूँ पहले बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। बायोडिग्रेडेबल कचरे जो हैं वो कार्बनिक पदार्थ इसमें आते हैं जिन्हें सूक्ष्म जीवों एवं अन्य जीवित जीवों द्वारा खाद बनाने, एरोबिक पाचन इसी तरह की प्रक्रियाओं द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, मीथेन, खाद, ह्यूमस सरल कार्बनिक अणुओं में तोड़ा जा सकता है। इसे
इसमें जो मुख्य आते हैं जैव नवीनीकरण कचरे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में जो आते हैं वो हैं रसोई में उत्पन्न होने वाला कचरा, राख, मिट्टी, गोबर, अन्य पौधों के पदार्थ जो हैं इसमें आते हैं। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से जो परिभाषित किया गया वो ऐसे पदार्थ जिन्हें बैक्टीरिया की क्रिया से आसानी से तोड़ा जा सकता है उन्हें बायोडिग्रेडेबल पदार्थ कहते हैं। प्लास्टिक, धातु के डब्बे और कीटनाशक जैसे दूसरे पदार्थ या सामग्री जिन्हें जैविक प्रक्रियाओं द्वारा आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता उसे गैर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, एक बायोडिग्रेडेबल हो गया, ठीक है, जैव नवीनीकरण हो गया, और एक हुआ नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, दोनों का एग्जांपल देते हैं। बायोडिग्रेडेबल का ऊपर बताया था, नॉन बायोडिग्रेडेबल का ये प्लास्टिक, धातु के डब्बे। तो देखिए इसे क्वेश्चन क्या आया है कि किसकी मदद से इसको तोड़ा जाता है, अपशिष्ट जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जाता है। अभी आप देखिए परिभाषा ही है, तो बैक्टीरिया की क्रिया के द्वारा, ये बैक्टीरिया जो है इसके द्वारा तोड़ा जाता है। इसका आंसर हो गया ये बैक्टीरिया। ठीक है, इसका आंसर होगा ए है बैक्टीरिया। ठीक है, इसका आंसर है बैक्टीरिया। ठीक है, आंसर ए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा बीपीएससी में आया है। ये देखिए आपका 67 बीपीएससी का है, री एग्जाम का है। लाल रक्त कणिका विहीन बस जंतु कौन सा है जिसमें लाल रक्त कण नहीं होते हैं ब्लड में। ठीक है, तो एनिमल विदाउट रेड ब्लड सेल्स, एनिमल विदाउट रेड ब्लड सेल्स। देख लेते हैं किसमें नहीं होता है, थोड़ा थ्योरी देख लीजिए। ये जो केचुए जो है अर्थवॉर्म, ठीक है, में लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी नहीं होती है इसमें। ठीक है, हालांकि केचुए के खून का रंग लाल होता है और उसमें हीमोग्लोबिन होता है। केचुए के रक्त में हीमोग्लोबिन रक्त के प्लाज्मा में घुला होता है। ठीक है, देखिए नॉर्मली क्या होता है कि हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर होता है और आरबीसी सेल जो है वो प्लाज्मा में रहता है। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर आरबीसी है और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, लेकिन अर्थवॉर्म में क्या है कि आरबीसी नहीं है और ये हीमोग्लोबिन जो है डायरेक्टली प्लाज्मा में है। ठीक है, इसके अलावा कीटों के खून में भी लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं। कीटों के खून को हीमोलिम्फ कहते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती कीटों में भी। और इसके अलावा क्रोकोडाइल आइस फिश जो है में भी लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं, ये आर्कटिक के आसपास पाया जाता है। तो जो हमारा रेड ब्लड सेल है, इसको हम क्या है कि इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स को इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं और इसका जो नंबर होता है पर क्यूबिक मीटर में 4 to 6 मिलियन होता है लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ये हमने पहले भी वीडियो में देखा है। ठीक है, तो ये रेड ब्लड सेल्स हो गए, किसमें नहीं पाया जाता, अर्थवॉर्म में नहीं पाया जाता है। ठीक है, और कुछ भी है बताया मैंने। तो यहाँ जो ऑप्शन में है तो किसमें नहीं पाया जाएगा, तो आप देख लीजिए इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है अर्थवॉर्म हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, केचुआ हो जाएगा आंसर ए, केचुआ आंसर ए है। ये 67 बीपीएससी में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, ये आपका देखिए 64 बीपीएससी में पूछा गया है कि कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है। ठीक है, ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, ये कोशिका का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, कोशिका सेल का आपका एक स्ट्रक्चर है, इसमें हम 3D स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, उसको कट किया गया है कोशिका को। ये देखिए न्यूक्लियस पार्ट है। ठीक है, बाकी सारे पार्ट है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये सेल का स्ट्रक्चर है 3D। तो और इसका देखिए, तो ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का अलग से स्ट्रक्चर देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, इसमें अपना डीएनए होता है, राइबोसोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। न्यूक्लियस में डीएनए होता है मगर माइटोकॉन्ड्रिया में खुद भी डीएनए होता है। ठीक है, तो इसमें जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले विशेष ऑर्गेनेल हैं, ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सेल के अंदर पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेन ये कोशिकाओं को शक्ति देने के लिए जरूरी ऊर्जा पैदा करते हैं, ये कोशिकाओं को ऊर्जा पैदा करते हैं कोशिका में। ये ऊर्जा कैसे पैदा करते हैं, सेलुलर रिस्पिरेशन से, कोशिकीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा को निकालते हैं। ये खाद्य अणुओं को तोड़ के एटीपी बनाते हैं। एटीपी कोशिका के बाकी हिस्सों के लिए आणविक ईंधन का काम करता है, ये एटीपी ईंधन की तरह काम आता है। ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया हर एक ऊर्जा हर एक कोशिकाओं तक पहुंचाता है, हिस्से तक पहुंचाता है। तो देखिए लिविंग सजीव जगत से इतना ही क्वेश्चन आया था। चलिए वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स। मैं कहूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा लगा आप लोग को तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स।